नमस्कार, सलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 पर रायसेन में अहम बैठक शांतिपूर्वक संपन्न। मुस्लिम समाज की एकजुटता का सशक्त संदेश। आज रायसेन में वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के विरोध में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जो पूरी सलामती और अनुशासन के साथ संपन्न हुई। इस बैठक का नेतृत्व काजी जाहिर साहब ने किया, जबकि सरपरस्ती मौलाना मसीह आलम साहब की रही। बैठक में जिले भर से विभिन्न मसलकों और तंजीमों के जिम्मेदार और प्रतिनिधि शिरकत करते नजर आए। बैठक का मुख्य उद्देश्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशों के तहत वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध करना और समाज को एकजुट करने का संदेश देना था। सभी उपस्थित जनों ने एक स्वर में इस एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने और कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध जारी रखने का संकल्प लिया। बैठक में भोपाल से भी कई प्रतिष्ठित उलेमा और समाजसेवी शामिल हुए, जिनमें मौलाना मसीह आलम साहब, कारी रफीक साहब, मुफ्ती इरफान साहब, जावेद अख्तर साहब, जाहिर खान, मोहम्मद उवैस रहमानी, शाब सलीम साहब, मुफ्ती अता उर रहमान, मोहम्मद अशरफ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने वक्फ संपत्तियों के संरक्षण की आवश्यकता और मुस्लिम समाज की सांस्कृतिक विरासत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये संशोधन न सिर्फ समुदाय के अधिकारों का हनन है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रश्न चिन्ह है। बैठक के अंत में सभी ने मिलकर इस बात का ऐलान किया कि वे पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीकों से लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर रहकर इस कानून का विरोध जारी रखेंगे और समाज की एकजुटता को हर स्तर पर कायम रखेंगे। ये बैठक मुस्लिम समाज के संगठित स्वर और उनके अधिकारों के प्रति सजगता का प्रतीक बनकर उभरी है। सबसे पहले उन्होंने उसकी जानकारी निकाली कि कहाँ कितने रुपये ज़्यादा रहे। एक तो इस तरह निकाली आरटीआई के जरिए, एक निकाली वापसी वेबसाइट जो है वक्त बोर्ड की खुद की सेंट्रल वक्त काउंसिल उसको बनवाई है, गवर्नमेंट की है, वहाँ से उन्होंने जानकारी निकाली, जिससे एक गलत भी ये मिलाई गई कि हिंदुस्तान में रेलवे और मिलिट्री के बाद सबसे ज़्यादा जायदाद है वक्त के पास। छत्ती ऐसा नहीं, वक्त के बाद में पास इतनी जायदाद नहीं, छत्ती के मंदिरों, मठों और गुरुद्वारों इनके पास इतनी ज़मीनें हैं उसके ऊपर। और बात इतनी सी है कि वो सारी की सारी यकजा नहीं है, कंबाइन नहीं है, अलग अलग उनके मठ बने हुए हैं, अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं, अलग अलग, तो वो बटी हुई है। बटी हुई होने की वजह से वो एक जगह मालूम नहीं होती। एक दूसरी खराबी है कि वक्त की जो जायदाद है वो सबको एक जगह जमा किया गया, पहले वक्त बोर्ड बनाया गया, वो तमाम वक्त बोर्ड जितने भी स्टेट थे उसके बाद में सेंट्रल वक्त काउंसिल बनाई गई, जो जिसका दफ्तर दिल्ली में, जो इसको कंट्रोल करती है। तो एक तो वक्त बोर्ड बनाया गया, ऊपर से फिर सरकार ने ये किया कि अपने नुमाइंदे वक्त बोर्ड के अंदर चेयरमैन और नुमाइंदे जो उसके मेंबर्स होंगे बना कर बिठाए गए, और उसके बाद में फिर उनकी ज़मीनों को जहाँ जहाँ देखा गया कि भाई बड़ी जायदाद है, उनको सरकार में सबसे ज़्यादा कब्जे सरकार के लिए। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए, वहाँ पर जितने भी ज़्यादा कब्जे हैं वो सरकार के लिए। तो सबसे पहले सरकार को ये चाहिए था कि अपने कब्जे हटाते, जैसा कि वह परमिट 13 में जब हुआ था, उस वक्त ए रहमान साहब जो थे हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, उन्होंने तजवीज़ दी थी कि सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सरकार के पास जितने भी कब्जे हैं उन सब कब्जों का सर्वे करवाएं। सर्वे करवाने के बाद में उन जायदादों को अपने कब्जे से आज़ाद करें और वो वक्त को सौंपें। तो इसमें तो काम हुआ नहीं ज़्यादा, लेकिन उस बीच एक बहुत अच्छा काम किया हो गया, ये बिल पास हो गया कि जो जायदादें वक्त के पास मौजूद है, जिसके ऊपर के पिछले 20 साल से 25 साल से 50 साल से 100 साल से 500 साल से जिस पर के वक्त का कब्जा है और उसमें वक्त के अंदर दर्ज है, उनके ऊपर वो वक्त की मानी जाएगी और उससे कोई कागज नहीं मांगी जाएगी उसको देखने के लिए है या नहीं है। ये उसके अंदर एक अच्छी चीज़ आई थी। तो ये जिसको अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो वक्त का कानून जो है, दरअसल ये कानून वक्त का बना तो था, 35 में बना, फिर अमेंडमेंट 51 में भी हुआ, उसके बाद पंचायत में भी हुआ, बाद में वो कई बार